हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। चलिए दोस्तों, कल हमने 2013 सेट के 15 सवाल किए थे। आज बढ़ते हैं उसी के आगे और देखते हैं हमारा 16वां सवाल क्या कह रहा है। 16वां सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं √2 और 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ना अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कॉपी में नोट कर लीजिए और ये हमेशा काम करेगा। आपको करना क्या, जब भी इस तरीके की इक्वेशन आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पावर को सेम करना है। देखना यहाँ √2 लिखा है, √2 का मतलब मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। यहाँ 4 की पावर 1/3 लिखा है, 4 की पावर 1/3। यहाँ क्या लिखा 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। ये क्या लिखा 3 की पावर 1/6। अब आपका दूसरा काम क्या रहता है कि जो भी पावर फ्रैक्शन में दी गई ना भिन्न में, इसको मुझे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको 2, 3, 4 और 6 का लासा लेना पड़ेगा। 2, 3, 4, 6 का लासा आपको आना चाहिए। 2, 3, 4, 6 का लासा कितना होता है 12। ना आता हो तो आप देख लेना। सबसे बड़ी संख्या क्या 6, 6 को एक बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 6 क्या 4 से जाएगा नहीं, 6 दूनी 12, 2 बार 12, देखो 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। इसका मतलब इसका 2, 3, 4, 6 का लासा कितना हुआ 12। लासा जब 12 हुआ, आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको 12 का मल्टीप्लाई सारे जो पावर दे रखी है ना उसमें करना है। देखना 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 का मल्टीप्लाई किया और हमने पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखना 2 छंग 12 तो 2 की पावर 6 बची, यहाँ 2 की पावर 6। अब देखना 3 चौको 12 कितना बचा 4 की पावर 4। अब देखना 4 तिया 12, 5 की पावर 3। अब देखना 6 दूनी 12, 3 की पावर 2। अब मुझे बताओ, आपको देख के नहीं लग रहा कि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होती है 9, ठीक है। देखो 5 की पावर 3 125, 9 तो छोटी होगी, 4 का स्क्वायर ही करोगे तो 16, तब भी 9 छोटा आ रहा। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी और ज़्यादा आ रहा, 2 की पावर 6 है यार। हमको यहाँ कितना है 9, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 9। और 9 देखना किसको रिप्रेजेंट कर रही है 3 की स्क्वायर को। 3 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 की पावर 1/6 को। इसका मतलब ये है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 3 सही, 3 की पावर 1/6। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको पावर जो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है ना उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। सिंगल पावर कन्वर्ट करने के लिए मुझे एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एलसीएम लिया और देखा, और एलसीएम लेने के बाद में सारी पावर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब उसको सॉल्व करना है। अब आपको देखना है कौन सी छोटी संख्या है। इसका सवाल एक बार ये भी बन सकता है कि इसमें बताना है कौन सी बड़ी संख्या है, वो आप करना, होमवर्क है आपके लिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि इस संख्या 513241 और क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है कि 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मान लो कोई भी अंक दे रखा है ना, अगर उनका सम, उनको जोड़ोगे ना, अगर उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यही करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। देखना क्या कह रहा है। आप मुझे बताओ, ये संख्या दे रखी टोटल 513241 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये संख्या दे रखी 513241 और क्वेश्चन मार्क। आपको यही बताना है कि अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 3 से डिवाइड के लिए मुझे सारे जितने भी डिजिट दे रखे ना उनका सम करना है। अब देखना 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 4 15, 15 1 16, 16 6 22। आप मुझे बताओ 22 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ जो 3 से डिवाइड हो जाए, बताओ। 22 3 5 3 का टेबल पढ़ो। 22 के बाद में कौन सा नंबर काटता है 3 को, 3 निम 27। 22 के बाद कौन सा आता है 27 आता है। अब मुझे बताओ 27 अगर यहाँ होता 22 की जगह तो मुझे 3 से पूरा कट जाता। अब 22 है तो 27 बनाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लाना पड़ेगा 5। समझ गए। तो क्या कह रहा है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। अब देखना 5 हो गया,
5 हो गया 27। अब देखना 5 ऑप्शन में होता तो 5 सही हो जाता। अब मुझे बताओ 5 ऑप्शन में नहीं है तो क्या मैं हार मान लूँगा? नहीं। अब देखो 27 के बाद कौन सी संख्या 3 से कटती है? 27 के बाद कौन सी संख्या कटती है? 30। 27 3 30, 3 दशांश 30 होता है। अब देखना 22 है तो मुझे 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे 22 27 तो आ नहीं रहा ऑप्शन में, कहीं 5 दे नहीं रखा, तो मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे 30 बताओ, 22 से जब मैं 30 जाऊँगा, 22 से मैं जब 30 जाऊँगा तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 8। तो इसका मतलब ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर कौन सा संख्या आना चाहिए? 8। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों एग्जाम में घबरा मत जाना, अरे 5 नहीं दे रखा तो अब क्या सवाल गलत तो नहीं होते। आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन में दे रखा ना। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, देखिए कि अब 5 की जगह और कुछ आ सकता है। अब 22 में जब 5 जोड़ोगे 27 आ रहा, नहीं ऑप्शन में आ रहा, तो 22 में 8 जोड़ो 30 आ रहा। तो 8 देखो सबसे बड़ा अंक है, स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो हमारा क्या आंसर आया? 8। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि √7 + √6 कोष्टक बंद, कोष्टक में √7 - √6 + 200 का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या है? 201। और पता ये आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए। आपको देखना, आपको छोटी चीज़ पता होनी चाहिए और सही टाइम पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखना क्या आपको बचपन से भी पढ़ाया क्या गया है कि a + b कोष्टक में a - b = क्या होता है? a² - के b²। ये चीज़ आनी चाहिए। आप मुझे बताओ क्या सेम चीज़ ये नहीं लिखी a + b a - b? तो इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा a² - b²। अब बताओ √7 का स्क्वायर करोगे, क्या आएगा? रूट हट जाएगा, 7 आएगा। अब देखना a² माइनस का, अब b² की जगह क्या है? √6। √6 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। भाई ये बताओ किसी भी संख्या का रूट लगा है और इसकी पावर 2 है, ये मैंने बताया था कल। यहाँ कोई संख्या मान लो x, इसकी पावर 2 है, अगर 2 है तो रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे पता? रूट की वैल्यू क्या होती? 1/2 होती, ये मैं बता चुका हूँ। तो x की पावर 2 की पावर क्या आएगी? 1/2, रूट की वजह से आएगी। अब पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कटा, क्या बचेगा? x। वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब a² है इसका मतलब √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 और √6 का स्क्वायर करोगे 6। आप मुझे बताओ 7 - 6 कितना होता है? प्लस का 1 होता है, यहाँ प्लस का 1। अब बताओ इतनी वैल्यू कितनी आई? प्लस की 1, और ये क्या है? 200। 200 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपसे जितना कहा जाए ना उतना करते जाइए। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाओ ना वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। देखना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखना सिर्फ आपको करना क्या, आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उससे क्या कह रहा है कि 1/2 घटाया जाता है, हमने घटा लिया, बहुत सही। अब क्या कह रहा है? और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है। क्या तत्पश्चात मतलब समझे? उसके बाद में क्या किया जाता है कि 1/2 से गुणा किया जाता है, तो 1/2 से गुणा कर दो। अब क्या कह रहा है कि संख्या 1/8 में बदल जाती है, मतलब ये टोटल संख्या है ना, ये किसका फॉर्म ले लेती है? 1/8 का। आपसे पूछ ये रहा है कि वह संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है, देखना आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, आप मुझे बताओ 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 1/4 बचा। यहाँ देखो x - 1/2 = 1/4, तो x की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 उधर जाएगा, जब माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/4 + 1/2 कितना आएगा? एलसीएम देखो कितना आएगा? 4। यहाँ ऊपर 1, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऊपर 2, 2 1 कितना हुआ? 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 3/4। 3/4 जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते थे, आप यहाँ x की वैल्यू रखते ना,
ऑप्शन से उठाते हैं एक्स की वैल्यू 3/4 रखी, 3/4 माइनस 1/2 गुणे 1/2 क्या 1/8 दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हमें जब सिंपल सी इक्वेशन है यार, कठिन सी इक्वेशन होती तो ऑप्शन का सहारा लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 + √7 अपॉन 3 - 4 √7 इक्वल टू C + D √7 है, तो C + D का मान है। दोस्तों कभी भी इस तरीके का सवाल है ना, तो राइट हैंड साइड में जो दे रखा है ना इक्वल टू C + D √7, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और देखना आपको फॉर्म क्या दे रखा है, 3 + √7 अपॉन 3 - 4 √7। आप मुझे बताओ, कभी भी दोस्तों इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा हर को ख़त्म करना पड़ेगा। हर को √7 तो है नहीं हर में, √7 को किसी भी प्रकार से ख़त्म करना है हर में। तो एक चीज़ क्या होती है, अभी के लिए समझ लीजिए, एक चीज़ क्या होता है प्रमेयकरण। प्रमेयकरण क्या होता है, जैसे ही ये नंबर लिखा है ना वैसे ही लिख लीजिए ऊपर नीचे 3 - 4 √7 अपॉन 3 - 4 √7। अब आपको एक चीज़ करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस कर देना, बस और कुछ नहीं करना। अब आपको a + b और a + b का फॉर्म मिल गया। अभी थोड़ी देर पढ़ाया था कि a² - b² होता है, तो ये जो हर में जो √7 आता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। अब देखना कुछ नहीं करना, अब आप ऊपर ऊपर का गुणा करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है बस। अब देखना 3 + 4 √7 है, इधर 3 √7, तो पहले 3 का गुणा कर दो, 3 × 3 = 9। अब देखना 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 √7, ठीक है, इसका काम खत्म। अब देखना 4 √7 का इसमें करेंगे, 4 × 3 = 12 √7, 12 √7, 4 √7 को √7 में गुणा करेंगे तो √7 7 बचेगा, 7 चौको 28, 4 √7 है और यहाँ √7 है, तो √7 × √7 7 हो जाएगा, और इधर 4 × 7 कितना होगा 28 बस। और नीचे देखना कितना आएगा, नीचे क्या आ रहा, जब करेंगे तो 3 × 3 = 9 का स्क्वायर, a - b a + b है तो a² क्या होगा, 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ -4 √7 का स्क्वायर कितना होगा, 4 √7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, √7 खत्म हो जाएगा, 7 ही बचेगा, 16 7 कितना होता है 112। अब देख रहे कितना बचा, 9 - 112, हर में कितना बचा, 9 - 112 कितना होता है 103, तो काय का 103 बचा, माइनस का 103 बचेगा अपॉन में, और अंश में क्या आएगा 9 + 3 √7 + 12 √7 + 28। अब देखना 9 और 28 कितना होता है 37, यहाँ लिखेंगे 37, 3 √7 और 12 √7 कितना होगा 15 √7, 15 √7, और अपान में क्या आएगा माइनस का 103। ये चीज़ समझ गए? आप मुझे बताओ, इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखना कैसे, ये थोड़ी देर के लिए मिनट दे रहा हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कहानी आगे की है, आगे की कहानी क्या कह रहा है कि आप देखो, ये कह रहा, अब देखना 37 + 15 √7 को माइनस अपॉन माइनस 103 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 37/103, क्या कि माइनस का है, ध्यान रखना माइनस, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर ले रहा हूँ। और इसको क्या लिख सकते हैं 15 √7, क्या लिख सकते हैं 15 √7/103, कहा कि हमने हर को अलग अलग ले लिया। अब एलसीएम तो 103 ही रहेगा, तो वही चीज़ लिखिए 37 + 15 √7 और 103 माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखना, आप मुझे बताओ C + D √7 है, एक काम करते हैं कि माइनस चिन्ह को अंदर ही रखते हैं, अंदर रखते हैं तो इधर माइनस लगा दे रहे हैं, इधर माइनस लगा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना C और ये 15/103 को ऐसे देखना, 15 माइनस के 15/103 × √7। अब मतलब C + D √7 के रूप में फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब देखना C की वैल्यू क्या आएगी -37/103, और D √7 में D की वैल्यू क्या आएगी, √7 गायब हो जाएगा, -15/103 कंपेयर कर रहे हैं ना। अब देखना पूछा क्या C + D की वैल्यू, तो C हमारा कितना है -37/103, 37/103, और D हमारा कितना है -15/103। चूँकि हर समान ही है, तो हर समान है तो एलसीएम भी 103 ही आएगा। तो माइनस के 37 हर समान होता है तो अंश को जोड़ दे, तो -37 - 15 कितना हुआ -52, -52/103, -52/103 कहाँ आ रहा, यहाँ तो प्लस वाले तो ख़त्म ही हो जाएंगे।
अगर यहाँ देख लेते ना, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो हमको प्लस वाले खत्म हो जाते हैं जस्ट। तो -52/103 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल इस बार आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों बहुत ही अच्छे समझना, बहुत ही बेसिक से समझाया यार, धीरे धीरे समझोगे ना सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बस समझने का प्रयास करो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि दो भाइयों, बहुत सही, दो भाई लोग हैं, क्या कह रहा है कि उनकी आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऋण संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। इन ऑप्शन से इनमें देखना है कि किस ऑप्शन में हो सकती है। सबसे पहले जान लीजिए ऋण संख्या क्या होती है। ऋण संख्या कुछ नहीं होती है, आप ऋण संख्या समझे, ऋण संख्या को ही हम आवास संख्या कहते हैं। ठीक है, आवास संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटें या एक से कटने, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो आज से समझिए ऋण संख्या क्या होती है। ऋण संख्या इक्वल टू क्या होती है, आवास संख्या। आवास संख्याओं को ही दूसरा नाम क्या है, ऋण संख्या। जैसे घरेलू नाम नहीं होता है, ऐसे ही आवास संख्याओं का दूसरा नाम क्या है, ऋण संख्या है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, आपको चेक करना है। आप मुझे बताओ, बड़े की उम्र 23 साल है, बड़े की उम्र 23 साल है, तो छोटे की उम्र ऑप्शन से देखने पहले 8 साल ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, दो भाइयों की आयु का योग 23 और 8 कितना होता है, 31 की आवास संख्या है, बिल्कुल सही। आओ क्या करें, तथा अंतर आप मुझे बताओ, 23 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 ऋण संख्या तो है नहीं, 15 आवास संख्या नहीं है। आवास संख्या वही होती है जो दो स्वयं से कटें या एक से कटें। ये 5 से भी कट रही, 3 से कट रही, तो इसका मतलब ऑप्शन है खल्लास। अब देखना, बड़े की उम्र 23 वर्ष है, छोटे की उम्र 12 मान लो, तो 23 जब मैं जोड़ूंगा, योग तथा अंतर चेक कर रहा हूँ, जोड़ूंगा 23 12 कितना होता है, 23 2 25 10 35 तो आवास संख्या है नहीं, ये तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अब देखना 23 और 18 करेंगे, तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा, 18। 23 + 18 कितना हुआ, 41। ठीक है, ये आवास संख्या है। अब देखो अंतर भी क्या आवास संख्या है। 23 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 क्या है, हमारी आवास संख्या है। तो क्वेश्चन सेटिस्फाइड। क्या कह रहा है कि आयु का योग तथा अंतर दोनों आवास संख्या हैं, तो इनका योग कितना आ रहा है 41, अंतर कितना आ रहा 5, और दोनों आवास संख्या है। बहुत सही, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कितना, छोटे भाई की उम्र कितनी होगी फिर 18 साल। ये तो फिर गलती हो जाएगा जब ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे भाई की उम्र कितनी होगी 18, बड़े भाई की उम्र कितनी है 23 साल, तभी उनका अंतर योग दोनों आवास संख्याएं होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याएं हैं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है कि लासा इंटू मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये तो बच्चों का खेल है, देखना बस उसी तरीके से। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कभी भी रेशियो दे रखा है ना, जैसे दो संख्याओं का रेशियो 6:11 है, अगर इनको डेफिनेट नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, कोई भी एक अक्षर मान मानना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 6x 11x, तो पहली संख्या क्या होगी 6x, दूसरी संख्या 11x, या के फॉर्म में मान लूँ 6k 11k। ठीक है, रेशियो दे रखा है, डेफिनेट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मान मानना पड़ेगा। जैसे मैं 6:11, दो संख्या 6:11 है, तो पहली संख्या मान लूँ जैसे n1 है, n1 क्या होगा, अगर डेफिनेट नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 6k होगा, और n2 क्या होगा 11k। आप मुझे बताओ इनका लासा क्या दे रखा 462, और इनका मासा क्या होगा, आप मुझे बताओ। 6 और 11 के में क्या कॉमन है, के कॉमन है, 6 का मल्टीपल तो होगा नहीं ना, 11 का मल्टीपल होगा। अगर मैं मासा की बात करूं तो इसका मासा क्या होना चाहिए, दो संख्या हैं 6k और 11k। आप मुझे बताओ किससे कटेगा, के से ही कटेगा, फिर 6 और 11 आएगा, 6 11 तो कुछ आगे कटेगा नहीं, तो इसका मासा क्या होगा, के होगा। बस ये चीज़ समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पढ़ा है फार्मूला वही पढ़ना है। जैसे दो संख्याएं कितनी होगी 6k, दो संख्याओं का गुणा किस में होता है, लासा गुणे मासा होता है। कितना होगा 462 लासा है, और मासा हमारा कितना है के। अब आपको करना क्या, के की वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब मासा ज्ञात करना। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, देखना एक के से एक के कट गया। अब देखना 11 चौको 44, बचा कितना 46 है, मतलब बचा कितना 2, 22 हुआ, 11 दूनी 22,
अब देखना 6 7 42, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई 7, के की वैल्यू 7 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही आसानी से समझे होगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू मैं विषम संख्या रखूं, n की कोई सी वैल्यू विषम संख्या रखूं ना इन ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा जो मुझे सम संख्या का देगा। समझे, आपसे पूछ क्या कह रहा है कि सम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू विषम रखनी है। n की वैल्यू विषम संख्या क्या होती, जैसे 1 3 5 7 9, जो मतलब 2 से ना कटें वो क्या कहलाती हैं विषम, और जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाती हैं सम। अब चलिए वही करते हैं। देखना n की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 3 5 7 9 समथिंग समथिंग कुछ भी लिख सकता हूँ। क्यों ना मैं n की वैल्यू 1 लूँ, 1 से मैं लूँगा ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखना कुछ नहीं करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 n है, 3 इंटू 1, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3, यहाँ -8, 3 में से 8 गया कितना हुआ -5। क्या 5 सम संख्या है, बिल्कुल भी नहीं, 2 से कटेगी नहीं। अब यहाँ देखो n स्क्वायर n क्यू n पावर 4 कुछ भी हो, जब n की वैल्यू 1 रखे तो 1 ही रहता है। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 5 4 9, 9 सम संख्या है नहीं है। देखो 3 n स्क्वायर वैल्यू 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 3 रहेगा, प्लस 5 3 5 कितना हुआ 8, 8 सम संख्या है बिल्कुल। इसको ये हो सकता है आंसर, और एक चेक कर ले रहे हैं क्या पता ये सही निकला, ये सही निकला तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तब देखेंगे कौन सा सही होगा। दोनों सही निकले फिर 3 की बार 5 कहीं ना कहीं तो विषम आएगी। ठीक है, अब देखना यहाँ रखो n स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, बिल्कुल सही बात है, 9 यहाँ पर सम संख्या नहीं है। तो सिर्फ n की वैल्यू 1 रखने पर पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। क्योंकि सी जब n की वैल्यू विषम रखोगे ना तो सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें एक सम संख्या देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि काजोल जी हैं वो क्या करते हैं कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती हैं। बहुत ही सुस्त काजोल जी हैं, ठीक है, इतना कैसे पढ़ लेती हैं। अब देखना क्या कह रहा है कि वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती हैं। बहुत सही, वैसे लड़कियां इतना पढ़ती नहीं हैं। क्या कह रही हैं, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। देखना दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा कहा जाए वैसे करते जाइए। देखना क्या काजोल जी क्या कह रही हैं कि मैं 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती हूँ। ठीक है, काजोल जी ने कितना पढ़ा, 2 सही 1/5, मतलब 5 दूनी 10 11/5, 11/5 घंटे पढ़ी काजोल जी। 1 घंटे में 1/3, तो 11/5 घंटे में करने के लिए मुझे 11/5 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। ये बात समझ गए, बच्चों वाले सवाल हो, काजोल जी हो तो नहीं समझ पाओगे। देखना क्या 11/5 घंटा हुआ, 11/5 घंटे में कितना पढ़ लेते हैं 11/15, 11/15 भाग, मतलब 15 टोटल भाग है, 15 किताब है, मतलब 15 घंटे मान लो, 15 किताब को मतलब 15 चैप्टर मान लो, 15 चैप्टर में 11 चैप्टर पढ़ लेती हैं, मतलब 11/15 भाग पढ़ लेती हैं। अब क्या पूछ रहा है कि किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। अब मुझे बताओ 11/15 भाग काजोल जी ने पढ़ लिया, तो यहाँ टोटल नीचे क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है 15। अब मुझे बताओ ऊपर वॉल्यूम कितना बचेगा, 15 - 11 कितना जाएगा, 15 में जब 4 घटाओगे तभी 11 आएगा, कितना बचा 4। तो कितना भाग नहीं पढ़ पाते हैं काजोल जी, 4/15 भाग। समझ गए, यही पूछ रहा हमसे, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। काजोल जी ने 11/15 भाग पढ़ लिया ना, तो 4/15 भाग बचा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों का सवाल जो है ना बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ये इक्वेशन दे रखी है x + y का क्यूब माइनस के s³ + y क्यूब का गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, जितना देखने में लग रहा है ना उससे बहुत ही आसान सवाल है, और आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आपको एक फार्मूला पता होगा। क्या फार्मूला, जैसे मैं कहूँ x + y का क्यूब क्या होता है। x + y का क्यूब बच्चों का खेल है, ये ना आता हो और यूपी 10 में पढ़ रहे हो ना तो अभी लिख लेना नोटबुक में। क्या x + y का क्यूब क्या होता है, s³ + y³ प्लस के 3xy कोष्टक में x + y, ये होता है। ठीक है, अब माइनस में क्या करना है, s³ + y³। देखना पहले पूरा लिख दो, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, s³ + y³ प्लस के 3xy कोष्टक में x + y माइनस के
माइनस भीतर जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब होगा और इधर माइनस का वाई क्यूब होगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस प्लस ख़त्म हो गए। क्या बचा हमारे पास 3x बाई एक्स प्लस वाई। जब 3x बाई और x प्लस वाई बचा तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, या तो 3x बाई होगा या x प्लस वाई होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपसे पूछ रहा है इसका गुणनखंड क्या है। इसका गुणनखंड क्या होगा 3x बाई एक्स प्लस वाई, या तो ये होगा या तो ये होगा 3x बाई या तो फिर x प्लस वाई। अब देखना x प्लस वाई कहीं दे नहीं रखा, क्या दे रखा 3x बाई, तो जाहिर सी बात है यही इसका गुणनखंड होगा। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। समझ में तभी आया होगा जब आपको फार्मूला पता होगा, और फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा आपको फार्मूला। और अगर ना आता हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं सारे फार्मूले एक बार में कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। दोस्तों जब मैं बहुभुज पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि क्या व्यंजक होता है। अभी के लिए आप जान लीजिए व्यंजक क्या होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चे की जुबान पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब भी n भुजा वाले बहुभुज के लिए किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक पूछा जाए ना तो क्या होता है व्यंजक n-3। समझे। एक चीज़ मैं अभी आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कोई भी एक पॉलीगन दे रखा, कोई भी बहुभुज दे रखा, जैसे मान लूँ स्क्वायर दे रखा वर्ग, इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें बताइए कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए आपका फार्मूला पता क्या है, वो कहाँ से आता है वो सब आप जानिएगा, बस सपोर्ट करते रहो सब समझ में आ जाएगा। n-3/2 इसमें रखोगे ना, n मतलब क्या होता है साइडें, 1 2 3 4, 4 साइडें रखो, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1/2, तो 2 दूनी 4। तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है 2, और ये आप जानते हो कौन से विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए 2। तो कुछ नहीं है, जब भी व्यंजक पूछा ना यहीं से व्यंजक भी आता है। समझे बात को। ये देखो n-3 लिखा, तो कभी भी आपसे कहा जाए कि n वाले विकर्णों की संख्या का व्यंजक वो क्या होगा n-3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया हो, या रट लेना थोड़ा दोस्तों। कभी कभार नॉलेज को गेन करने के लिए ना हमको थोड़ा पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। समझ रहे बात को। और अभी मैं जब पॉलीगॉन पढ़ाऊँगा ना तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमारा तो ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक राधिका जी हैं ने 25,000 में एक कार खरीदी, ठीक है। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, ठीक है, तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। क्या हो रहा है ये। और क्या कह रहा है कि इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रयास है। दोस्तों आपसे पूछा गया पहले वर्ष 10% घट गई, दूसरे वर्ष 12% घट गई। अब आपसे पूछा गया कि ओवरऑल जो 2 वर्ष में घटी गई है तो टोटल कितनी घटी है। जब भी टोटल देखो जो घट रही है वो परसेंट में देगी, और जो पूछ रहा है वो भी परसेंट में दे रखा ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो दे रखी है ना 25,000, इसका कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। इतना भयंकर सवाल है ना। और अब मैंने ऑप्शन देखे ना तो ऑप्शन आ गए दोस्तों, आंसर आ गया। पता कैसे, आंसर जो है वो 20.8% के अलावा कोई सही नहीं हो सकता है दोस्तों। और ये अभी आप कर पाओगे। पता कैसे, मैं एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझना, देखना कैसे। अगर मैं कहूँ कोई भी नंबर है ना उसको मैंने 10% घटाया, ठीक है, और मैंने एक बार फिर 10% घटाया, आप मुझे बताओ। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई नंबर लेट से मानो 100, जब 100 का 10% कितना होता है 10। ये सब आना चाहिए आपको, नहीं आता तो मुझसे परसेंट पढ़ना तब आने लगेगा। 100 में से 10 गया कितना हुआ 90। आप बता 90 का 10% निकालोगे, मैं बता दे रहा हूँ 90 का 10% निकालना है ना, 90 गुणे 10/100 कितना है 9। जब 9 घटाओगे 90 में से 9 गया कितना हुआ 81। अब बताओ 100 में से जब फाइनल वैल्यू पहले कितनी थी 100 और लास्ट में कितनी है 81, 2 साल का पीरियड है। आप मुझे बताओ कितने टोटल कितनी घटी 19%। 100 और 81 19, और परसेंट निकालना 19/100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 19%। वैल्यू कितनी फाइनल वैल्यू इतनी है इनिशियल वैल्यू, तो 19/100 मतलब जब 100 स्टार्टिंग में थी और 81 लास्ट में हुई तो हमारी टोटल घट के कितनी आई। अगर ओवरऑल की बात करें दोनों साल को मिला के तो हमारी कितनी घटी 19%। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले आपने 10% घटाया फिर आपने 10% घटाया, 10-20% ना हो के ओवरऑल वैल्यू 20% से कम आई है। ये चीज़ समझ गए, बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ही शांति समझना। अगर मैं कहूँ
पहले साल मैंने 10% घटाई, ठीक है, दूसरे साल मैंने 10% घटाई, तो 10-10 जो घटाई थी वो ओवरऑल 20% ना होके कितनी घटी, 19%। सेम सिचुएशन यहाँ है, कितनी घटी, मात्र 1% घटी है। सेम सिचुएशन ये है, पहले साल आपने 10% घटाया मूल, दूसरी साल उसने 12% घटाया, तो 10 और 12 22% ना घट के कितना घटेगा, हमेशा 22% से बस थोड़ा सा कम घटेगा यार, 22% से थोड़ा कम मतलब 1-2% घटेगा, ठीक है। जब मुझे बताओ 20% किसी संख्या को घटाओगे, अगली बार 20% घटाओगे तो 20-20-40 होता, कितना घटता है, जब 20% घटाओगे तब बच के 4% घटता है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ, जब पहले 10% घटी, फिर 12% घटी, ठीक है, 10% 12% मतलब कितना होता, 22% घट गई, तो 22% ना घटेगी, उससे थोड़ा कम बढ़ेगी। जैसे मैंने कहूँ 10-10 20% ना घटी, उससे थोड़ा कम घटी 19%। ऐसे में 22% से कम कितना, थोड़ा सा कम, 22% से थोड़ा सा कम क्या होगा, 22% तो होगा नहीं, ये तो 8% कितना घटा रहा है यार, 14% घटा रहे, 3.2% तो सवाल ही नहीं, 22% से यार थोड़ा सा कम घटेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों परसेंटेज पढ़ाओगे ना, यकीन मानना परसेंटेज को आप उंगलियों में, सिर्फ आप करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। जब मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी के लिए आप इतना आनंद उठाइए, बस इतना भयंकर सवाल था, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, देखा आंसर मारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। बहुत शाना दुकानदार है। क्या कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मुझसे पढ़ोगे ना तो फार्मूला भूल जाना। देखना कैसे, आप मुझे बताओ किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500। 500 में जब उसने 5% का डिस्काउंट दिया, 5% का डिस्काउंट देता तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी। देखना 500 का अगर 10% निकालूंगा ना, 10% 500 का कितना होता है, 50। ये सब आना चाहिए आपको, नहीं आता तो बता दे रहा हूँ जल्दी से। 500 का 10% निकालो, 10% मतलब 100 करेंगे, 1 0 कितना आया, 50। 500 का 10% 50 आता है, तो 500 का 5% क्या होगा, 10% से आधा होगा। 50 का आधा कितना होता है, 25 घटेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, 475 रुपये। ठीक है, आप मुझे बताओ वो क्या कह रहा है, फिर भी वह कितना कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। फिर भी वह 25% का लाभ कमा रहा है, प्लस का 25%। तो पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा। आप मुझे बताओ 25% फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है, प्लस 1/4। किस नंबर का 1/4 हमें 475 देगा। अब मुझे बताओ 280 का 1/4 4 7 28। 280 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 280 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा, 4 7 28 70 आएगा। अब मुझे बताओ 280 और 70 कितना होगा, 350 ही होगा। 475 चाहिए हमको, ये तो हो नहीं सकता, खत्म। अब 225 दे रखा है, 225 का 1/4 निकालोगे ना, दशमलव में आएगा। हमको चाहिए क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। 425 जब भी 1/4 निकालोगे ये भी दशमलव में आएगा। हमको चाहिए क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। आप मुझे बताओ इसकी सही होना, इसकी सही मजबूरी हो जाती है। ठीक है, नहीं आता तो करके देख लीजिए। 380 का 1/4 कितना होता है, 380 का 1/4 निकालोगे तो 4 9 36, 2 बचा 4 5 20, 95 हुआ। अब मुझे बताओ 380 में जब 95 जोड़ोगे तो 475 आ रहा है। जी हाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, 475। इसका मतलब ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, और दोस्तों ना समझ में आए ना तो अभी मैं थोड़ा देर वेट करना, जब मैं पढ़ाऊँगा ना परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, SICI, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब ना उंगलियों पे नाचेंगे दोस्तों। और आपके लिए यूपी टेट निकालना ना मजाक बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है 2 सवाल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंक हो गई है हमारी ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 सवाल अगले किसी भी लेसन में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।